दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा इतिहास का प्रैक्टिस सेट, जो टीजीटी सामाजिक विज्ञान और पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों ये वीडियो टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, नेट जेआरएफ इतिहास के साथ साथ विभिन्न राज्य सेवा आयोगों द्वारा आयोजित सामान्य अध्ययन के इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, टीजीटी पीजीटी परीक्षा इतिहास का प्रैक्टिस सेट संख्या 10। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? ऑप्शन है एलम, ओमान, मेलुहा या फिर दिलमुन। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, दिलमुन। दोस्तों दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन द्वीप से की गई है और दिलमुन को सिंधु व्यापारियों और मेसोपोटामिया के बीच मध्यस्थ व्यापार के रूप में प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ मिली हैं कहाँ से? ऑप्शन है अतिरमपक्कम से, आदिचलनुन्नूर से, अरिकामेडु से या फिर सनूर से। तो सही उत्तर है दोस्तों अतिरमपक्कम से। देखिए प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ जो है दक्षिण भारत में मद्रास के निकट पूर्व पाषाणिक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है और इस नदी में स्थित अतिरमपक्कम से प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं और ये दक्षिण भारत में मद्रास में स्थित कोर्तलयार नदी घाटी जो है ये महत्वपूर्ण पुरापाषाण स्थल है और यहाँ से प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के अधिकारी यानी रत्निन किस यज्ञ से संबंधित होते थे? ऑप्शन है आपके अश्वमेध, राजसूय, सौत्रामणि या फिर वाजपेय। तो सही उत्तर है राजसूय। दोस्तों राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित होता था और इस यज्ञ में वरुण और इंद्र का अभिषेक किया जाता था। राजसूय यज्ञ में राजा स्वयं रत्नियों यानी राज्य के अधिकारियों के घर जाता था और उन्हें बलि प्रदान करता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिऋण के सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण और देव ऋण। तो इसमें से आपको बताना है कि त्रिऋण सिद्धांत यानी 3 ऋणों के सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? दोस्तों त्रिऋण के अंतर्गत मातृ ऋण शामिल नहीं होता है। त्रिऋण में पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिश कहाँ पैदा हुए थे? आपको बताना है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो सही उत्तर है दोस्तों पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिश, इनका जन्म गुजरात के बड़ोदरा के पास कायावरोहण में हुआ था। तो याद कर लीजिए पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिश का जन्म गुजरात के बड़ोदरा के पास कायावरोहण में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हड़प्पीय मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कौन सा है? यानी हड़प्पी मोहरें चौकोर थीं, गोल थीं, बेलनाकार थीं या फिर अंडाकार थीं। तो सही उत्तर है दोस्तों सैंधवकालीन मोहरें सेल खड़ी की बनी होती थीं और इनका आकार अधिकतर चौकोर, आयताकार, गोलाकार और अंडाकार या बेलनाकार होता था। अधिकांश मोहरें चौकोर होती थीं। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर स्थल और उनसे संबंधित जो है किस पुरा स्थल या किस पुरा पाषाण काल से संबंधित थे उनको आपको एक दूसरे से सुमेलन कराना है। देखिए चोपनी मांडो, दोस्तों चोपनी मांडो ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है। कुल्ली ये पूर्व हड़प्पा से संबंधित है। इसके अलावा अतिरमपक्कम जो है ये पूरा पाषाण कालीन स्थल है और इनाम गांव यहाँ से दोस्तों ताम्रपाषाणिक जो है ये ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है। इनाम गांव महाराष्ट्र में है। तो देखिए इस आधार पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 4, 3, 1 और 2।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिधम्म ग्रंथ कथा वस्तु की रचना किसने की है, आपको बताना है। ऑप्शन है महाकश्यप, महिंद, मिलिंद या मोगलपुत्र तिस्य। तो सही उत्तर है दोस्तों स्थिवर मोगलपुत्र तिस्य ने अभिधम्म ग्रंथ कथा वस्तु की रचना की थी। और अशोक के शासनकाल में 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। इस संगीत की अध्यक्षता मोगलपुत्र तिस्य ने की थी और इस संगीत में जो है अभिधम्म नामक तीसरा पिटक जोड़ दिया गया और इस पिटक के ग्रंथ कथा वस्तु की रचना मोगलपुत्र तिस्य के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सूरा की आहुति किसका लक्षण है? अश्वमेध, राजसूय, गवामयन या फिर सौत्रामणि। तो दोस्तों सौत्रामणि जो है ये इंद्र की एक उपाधि है और इस शब्द की उत्पत्ति सूत्रामण यानी एक अच्छा रक्षक से हुई है। इस यज्ञ में पशु और शुरा की आहुति दी जाती थी। तो शुरा की आहुति सौत्रामणि जो है यज्ञ की जो है एक लक्षण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वृषणी वंश के 5 वीरों का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? मोरा अभिलेख, घुसुंडी अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख या नागनिका का नाना घाट अभिलेख। तो सही उत्तर है दोस्तों वृषणी वंश के 5 वीरों का उल्लेख मोरा अभिलेख में हुआ है। मथुरा के मोरा नामक स्थान से प्राप्त प्रथम सदी के एक लेख से पता चलता है कि तोषा नामक एक महिला ने वासुदेव के साथ संकर्षण, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध की मूर्तियों को एक मंदिर में स्थापित किया था और वृषणी वंश के 5 वीरों का उल्लेख मोरा अभिलेख में हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया था? सही उत्तर है मोगलपुत्र। दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने मोगलपुत्र से बौद्ध धर्म का या बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया था। दीपवंश और महावंश ग्रंथों के अनुसार मोगलपुत्र तिस्य ने अशोक के पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था और अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय बौद्ध साधु उपगुप्त को जाता है। तो उत्तर है श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने अशोक ने महेंद्र को भेजा था अपने पुत्र को और महेंद्र ने मोगलपुत्र से बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिंबिसार ने अपनी शक्ति विस्तार के लिए अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए, निम्नलिखित में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी? देखिए कोसला देवी, चेलन्ना, कुमार देवी या फिर क्षेमा। तो सही उत्तर है कुमार देवी। दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसने विजयों और वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसकी पत्नियों में लिच्छवी गणराज्य की चेलन्ना, इसके अलावा कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला और मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा प्रमुख हैं। और कुमार देवी के साथ गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम की जो है इसका विवाह हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का, यानी कुमार देवी गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थीं। और बिंबिसार की जो पत्नियां थीं उसमें कौशला देवी, चेलन्ना और क्षेमा हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सही सुमेलित है? उरैयूर मसाले, कोरकै मोती, वंजी रेशम, कांची हाथीदांत। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित है आपका ऑप्शन बी। दोस्तों कोरकै जो था ये पांड्यों का बंदरगाह था जो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। चोलों का बंदरगाह उरैयूर जो था ये सूती वस्त्रों के लिए और कपास का प्रमुख केंद्र था। वंजी जो था ये चेरों का बंदरगाह था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए कोलीय का संबंध दोस्तों रामग्राम से है। मौर्य पिप्पली वन से संबंधित हैं। विदेह जो है इसका जो समीकरण है मिथिला से है और लिच्छवी वैशाली। तो देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 3142, यानी कोली रामग्राम, मौर्य पिप्पली वन, विदेह मिथिला और लिच्छवी वैशाली से संबंधित है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि भागवत धर्म गुप्त काल में लोकप्रिय हुआ। कारण है कि गुप्त वंश के शासक कृष्ण के भक्त थे। तो दोस्तों इसमें देखिए, ये सही है कथन कि भागवत धर्म गुप्त काल में लोकप्रिय हुआ, लेकिन गुप्त वंश के शासक कृष्ण के भक्त थे, ये गलत है। तो देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कथन ए सही है, लेकिन कारण आर गलत है। भागवत धर्म के संस्थापक वृष्णिवंशी वासुदेव कृष्ण थे और भागवत धर्म का प्रचार गुप्त काल में अधिक हुआ था। गुप्त शासकों ने भागवत धर्म को अपना राजकीय धर्म बनाया था, लेकिन वे विष्णु के उपासक थे, कृष्ण के नहीं। अगला प्रश्न है, शैव धर्म के शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुई थी? ऑप्शन है गुप्त युग, राजपूत युग, चोल युग या फिर सातवाहन युग। तो सही उत्तर है दोस्तों गुप्त युग में। देखिए गुप्त युग में दोस्तों शैव धर्म के अंतर्गत शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना का विकास हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय एक प्रशासनिक इकाई होती थी कितने गांवों की? 8 ग्रामों की, 10 ग्रामों की, 200 ग्रामों की या 800 ग्रामों की? तो सही उत्तर है कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र के अनुसार दोस्तों स्थानीय 800 ग्रामों की एक इकाई होती थी। देखिए मौर्यकालीन प्रशासन में स्थानीय 800 गांवों का समूह होता था, जबकि द्रोणमुख 400 गांवों का और खारवटिक 200 गांवों का और संग्रहण 10 ग्रामों का समूह होता था। तो स्थानीय याद रखिए 800 गांवों का समूह था मौर्य प्रशासन में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालेमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? तो उत्तर है दोस्तों डायोनीसियस। देखिए डायोनीसियस जो है ये मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस का दूत था और मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फस ने डायोनीसियस नामक राजदूत को भेजा था, जबकि डाइमेकस जो था ये सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम द्वारा भेजा गया था। अगला प्रश्न है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजेंद्र चोल ने किस पाल शासक को पराजित किया था? गोपाल, देवपाल, विग्रहपाल या फिर महिपाल प्रथम? तो उत्तर है दोस्तों राजेंद्र चोल ने दोस्तों बंगाल के पाल शासक महिपाल प्रथम को पराजित किया था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कारकोट वंश एक महत्वपूर्ण वंश है। कारकोट वंश इसका शासन कहाँ पर था आपको बताना है। ऑप्शन है कामरूप में, कश्मीर में, कलिंग में या फिर नालंदा में। तो सही उत्तर है दोस्तों 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी। तो उत्तर है कारकोट वंश का शासन कश्मीर में था और ललितादित्य मुक्तापीठ कारकोट वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और कारकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश का शासन स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्ति कब प्राप्त हुई थी? ऑप्शन देखिए 1206 में, 1207 में, 1208 में या फिर 1210 में। तो सही उत्तर है दोस्तों 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्की राज्य का उत्तराधिकारी बना। हालांकि उसे दासता से मुक्ति 1208 ईस्वी में मिली थी, जब गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है 1258 में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी? ऑप्शन है हलाकू, चंगेज खां, तैमूर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मंगोल नेता हलाकू। हलाकू ने 1258 में खलीफा की हत्या कर दी और खिलाफत को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए रणथंभौर, गुजरात, चित्तौड़ और तेलंगाना। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो विजयों का क्रम है, सबसे पहले गुजरात 1297 में। देखिए याद कर लीजिए 1297 में गुजरात विजय किया। रणथंभौर को 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने जीता। चित्तौड़ को 1303 में। इसके अलावा तेलंगाना की विजय 1309 से 1310। तो ये देखिए 1309-10 हो गया। तो सही क्रम आपका हो जाएगा, देखिए सही क्रम आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 2, 1, 3 और 4। तो
तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पैगंबर के सेनापति की उपाधि का प्रयोग किस सुल्तान ने किया था? ऑप्शन है मुबारक शाह खिलजी, खुसरो शाह, मोहम्मद तुगलक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, खुसरो शाह। दोस्तों खुसरो शाह ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। खिलजी शासक मुबारक शाह की हत्या करके खुसरो शाह नसीरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से 1320 में गद्दी पर बैठा। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी और उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए। अंततः गाजी मलिक ने उसका वध करके गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सिंहासन को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है? तो उत्तर है दोस्तों शम्स ए सिराज की कृति तारीख़ फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 यानी राज्य को सूची 2 के संस्थापकों के साथ सुमेलित करना है और सही उत्तर बताना है। तो देखिए बीदर की जो स्थापना है अमीर अली बरीद के द्वारा की गई थी। तो याद करिए बीदर और बरीद। इसके अलावा अहमदनगर, देखिए अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद के द्वारा। बीजापुर राज्य की स्थापना यूसुफ आदिल शाह के द्वारा और गोलकुंडा कुली कुतुब शाह के द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 3, 4, 1 और 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम साम्राज्य गोलकुंडा किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के खंडहरों पर निर्मित हुआ था? देवगिरी, द्वार समुद्र, वारंगल या फिर कांची? तो सही उत्तर है गोलकुंडा का मुस्लिम राज्य वारंगल के हिंदू साम्राज्य के खंडहरों पर स्थापित हुआ था और गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश का संस्थापक कुली कुतुब शाह था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहमनी साम्राज्य में अफाफी लोग कौन होते थे? आपको बताना है। तो उत्तर है बहमनी साम्राज्य में अफाफी लोग ईरान, इराक, तुर्की और अरब देशों से आए हुए मुस्लिम अप्रवासी होते थे। तो अरब, ईरान, इराक, तुर्की और अरब देशों से आए मुस्लिम अप्रवासियों को बहमनी साम्राज्य में अफाफी कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध वेदज्ञ सायण, देखिए सायण जिन्होंने वैदिक ग्रंथों पर टीकाएं लिखी थीं, किस राज्य को अलंकृत करते थे? तो उत्तर है दोस्तों विजयनगर। देखिए प्रसिद्ध वेदज्ञ जो थे, वेदों के जानकार, ये सायण थे और विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के संरक्षण में सायण के नेतृत्व में विद्वानों के एक समूह द्वारा वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों और आरण्यकों पर भाष्य की रचना की गई थी। तो प्रसिद्ध वेद ज्ञाता सायण विजयनगर साम्राज्य में रहते थे। अगला प्रश्न है, किस संत कवि ने निपख यानी निपक्ष संप्रदाय का अनुमोदन किया था? ऑप्शन है दादू दयाल, रैदास, कबीर या मलूकदास? तो सही उत्तर है दोस्तों दादू दयाल। देखिए दादू दयाल कबीर पंथी थे। उन्होंने निर्गुण भक्ति परंपरा को अपनाया और निपख मार्ग यानी निपक्ष मार्ग का अनुमोदन किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने समुद्री मार्ग से यात्रा करके भारत में सूफी मत का प्रचार किया था? तो उत्तर है दोस्तों 10वीं सदी में अल मंसूर ने। देखिए 10वीं सदी में अल मंसूर ने समुद्री मार्ग से यात्रा करके भारत में सूफी मत का प्रचार किया था, लेकिन भारत आने वाले पहले संत शेख इस्माइल थे जो लाहौर आए थे। देखिए यहाँ पर 10वीं सदी में अल मंसूर ने जो है समुद्री मार्ग से भारत यात्रा करके भारत में सूफी मत का प्रचार किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। देखिए कथन है दोस्तों, अलाउद्दीन एकता और मुकद्दम की व्यवस्था को समाप्त नहीं कर सका, कारण है कि परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं थी। इसमें आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने एकता व्यवस्था और मुकद्दमों के अधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया, हालांकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं होने के कारण वह इस प्रयास में असफल रहा था। अगला प्रश्न है, देखिए पुष्टिमार्ग संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर है
वल्लभाचार्य। दोस्तों पुष्टि मार्ग संप्रदाय जो है कृष्ण मार्गी शाखा के प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य जो हैं ये रुद्र संप्रदाय के संस्थापक थे और उनका दार्शनिक मत जो है वो शुद्ध अद्वैतवाद और उनके भक्तिवाद को पुष्टि मार्ग की संज्ञा दी गई है। तो सही उत्तर है पुष्टि मार्ग संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित का घटनाक्रम बताना है। कुछ घटनाएं दी गई हैं, ये किस क्रम में हुई हैं इनको आपको बताना है। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध, बैरम खां का पतन, असीरगढ़ का युद्ध और अबुल फजल की हत्या। दोस्तों बैरम खां का पतन 1560 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, असीरगढ़ का युद्ध 1601 में और अबुल फजल की हत्या 1602 में हुई थी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 2, 1, 3, 4। देखिए, बैरम खां का पतन 1560 में, हल्दी घाटी 1576 में, असीरगढ़ का युद्ध 1601 में और अबुल फजल की हत्या 1602 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोकाशा शब्द का अर्थ क्या था। आपको बताना है कि मोकाशा शब्द जो था उसका अर्थ क्या था। तो उत्तर है नकद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान, इसको मोकाशा कहते थे। अगला प्रश्न है कि खफी खां को मुंतखब उल लुबाब की रचना गुप्त रूप से करनी पड़ी थी, इसका कारण क्या था। तो उत्तर है दोस्तों औरंगजेब इतिहास लेखन के विरुद्ध था, इसलिए खफी खां को मुंतखब उल लुबाब की रचना गुप्त रूप से करनी पड़ी थी। दोस्तों खफी खां ने अपनी कृति मुंतखब उल लुबाब में औरंगजेब के शासन का वर्णन किया है। हालांकि उसे इस ग्रंथ की रचना गुप्त रूप से करनी पड़ी थी क्योंकि औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था और इतिहास लेखन के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के किस भाग को अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले विजिट किया था। ऑप्शन है दिल्ली, पंजाब, राजस्थान या फिर सिंध। तो सही उत्तर है पंजाब। देखिए, अहमद शाह अब्दाली का भारत पर पहला आक्रमण 1748 में पंजाब में हुआ था। हालांकि वह पराजित हुआ था, लेकिन 1750 में अब्दाली ने पंजाब पर दूसरा आक्रमण किया और वहां के सूबेदार मोइनुल मुल्क को पराजित किया था। तो सही उत्तर है मुगल साम्राज्य के पंजाब को अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले विजिट किया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान के नेता का क्या नाम था। ऑप्शन है अल्वारेज काब्राल, वास्को डिगामा, ड्यूरेट पकेको या लोपो सेरेज। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए, द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान के नेता अल्वारेज काब्राल थे और द्वितीय पुर्तगाली अभियान अल्वारेज काब्राल के नेतृत्व में 1500 ईस्वी में कालीकट आया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मराठा शासन से संबंधित है। कौन सा वर्ष था जब शिवाजी ने शाइस्ता खां को पराजित किया था। तो उत्तर है 1663 ईस्वी। दोस्तों 1660 में औरंगजेब ने शिवाजी पर नियंत्रण के लिए शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था और 15 अप्रैल 1663 को पूना में रात्रि विश्राम कर रहे शाइस्ता खां पर शिवाजी ने हमला कर दिया और इस आक्रमण में शाइस्ता खां का अंगूठा कट गया और उसका पुत्र फतेह खां मार डाला गया था। अगला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को भेंट किया था किसने। तो उत्तर है दोस्तों मीर जुमला गोलकुंडा के शासक अब्दुल्लाह कुतुब शाह का वजीर था और उसी ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को भेंट किया था। तो सही उत्तर है मीर जुमला। मीर जुमला गोलकुंडा के शासक अब्दुल्लाह कुतुब शाह का वजीर था जिसने कोहिनूर हीरा शाहजहां को भेंट किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने ये कहा है कि 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल का शासन एक डाकू राज्य था। ऑप्शन देख लीजिए, GW फॉरेस्ट, लॉर्ड मैकाले, KM पडिक्कर या फिर नंदलाल चटर्जी। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी KM पडिक्कर। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1765 में बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखी गई जिसे 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया था। KM पडिक्कर के अनुसार 1765 से 1772 तक बंगाल का शासन एक डाकू राज्य था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, परवर्ती 19वीं शताब्दी में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था।
ऑप्शन है आपके जूट उद्योग, खनन उद्योग, लौह और स्टील उद्योग या फिर वस्त्र उद्योग। तो सही उत्तर है परवर्ती बंगाल में 19वीं शताब्दी में भारतीय पूंजीपत सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग और लौह उद्योग से संबंधित थे। और भारत में पहली कपड़ा मिल 1853 में पारसी कावस जी नाना भाई ने बम्बई में स्थापित किया था। तो सही उत्तर है दोस्तों परवर्ती 19वीं शताब्दी में सूती वस्त्र उद्योग जो है भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस किले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहा था। तो देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राजा राम दोस्तों जिंजी किले में, देखिए जिंजी किले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहा था। देखिए 1691 में जुल्फिकार खां के नेतृत्व में मुगलों ने जिंजी का घेरा डाल दिया, जहां राजा राम 8 वर्षों तक किले में कैद रहा। 1698 में राजा राम जिंजी से भागकर सतारा चला गया, जहां 1700 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों बक्सर के युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था, आपको बताना है। क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, मुनरो या फिर वाटसन। तो उत्तर है दोस्तों मुनरो। देखिए 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। और बक्सर विजय के बाद ही ये माना जाता है कि भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों बंगाल में डचों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। आपको बताना है कि बंगाल में डचों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। कलकत्ता में, चिंसुरा में, श्रीरामपुर में या फिर पीपली में। तो सही उत्तर है दोस्तों बंगाल में पहली डच फैक्ट्री की स्थापना पीपली में 1627 में की गई थी। और 1653 में हुगली के निकट चिंसुरा में डचों ने अपनी पहली कोठी स्थापित की थी। अगला प्रश्न है बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की। तो उत्तर है ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ टैगोर ने दोस्तों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। और 1843 में उन्होंने ब्रह्म समाज का भी नेतृत्व संभाला था। अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न है 1858 के उपरांत समाज सुधार के प्रति भारत सरकार की नीति क्या थी। ऑप्शन देखिए सक्रिय समर्थन की, नाम मात्र के समर्थन की, सुधारों के विरोध की या इनसे अलग रहने की। तो उत्तर है दोस्तों देखिए 1858 के बाद समाज सुधार के प्रति भारत सरकार की नीति इससे अलग रहने की थी। 1857 की क्रांति के कारणों में भारत सरकार द्वारा भारतीयों की धार्मिक भावना में हस्तक्षेप भी स्वीकार किया गया था। इसीलिए 1858 के बाद समाज सुधार के प्रति भारत सरकार इससे अलग रही थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कुछ समाज सुधारक हैं उनका क्रम आपको बताना है। इसमें देखिए केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, राम मोहन राय और विवेकानंद। तो सबसे पहला नाम इसमें आता है राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय पहले नंबर पर आते हैं। उसके बाद दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर का स्थान आता है, देवेंद्र नाथ टैगोर दूसरे नंबर पर। फिर दोस्तों केशव चंद्र सेन का स्थान आता है तीसरे नंबर पर। और उसके बाद विवेकानंद। तो 3, 2, 1, 4 सही क्रम हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों बंगाल सेना के उच्च जाति सिपाहियों को उच्च जाति भाड़े के सैनिक किसने कहा था। ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड, चार्ल्स नेपियर, लॉर्ड हार्डिंग ने या फिर हेनरी लॉरेंस ने। तो सही उत्तर है चार्ल्स नेपियर ने बंगाल सेना के उच्च जाति सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों कला और संस्कृति से। देखिए निहाल चंद्र किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ऑप्शन है बसोली, बोंदी, कूटा या किशनगढ़। तो सही उत्तर है निहाल चंद्र किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिन्होंने राधा कृष्ण को विविध रूपों में चित्रित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों वारिंद्र कुमार घोष किस संगठन से संबंधित थे। तो उत्तर है अनुशीलन समिति। देखिए वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने 1907 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया था। और इस समिति का उद्देश्य था खून के बदले खून, यानी खून के बदले खून अनुशीलन समिति का उद्देश्य था, जिसकी स्थापना वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने किया था।
अगला प्रश्न है फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र भी निकाला और लंदन में भारतीयों के लिए इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड रोलट एक्ट, ये आपका सही सुमेलित है। लॉर्ड रिपन फैक्ट्री अधिनियम सही सुमेलित है। लॉर्ड लिटन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कर्जन इंपीरियल कैडेट कोर सही सुमेलित है। तो इन विकल्पों में से आपको बताना था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन नहीं बल्कि लॉर्ड कर्जन था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असह्य तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताया था। ये टिप्पणी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में है आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये टिप्पणी भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों मार्च 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के बाद अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी थी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असह्य तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताया था। अगला प्रश्न है दोस्तों लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र क्या था? यानी कौन सा भवन? सेंट जेम्स पैलेस, किंग्सले पैलेस, बकिंघम पैलेस या फिर डाउनिंग स्ट्रीट? तो सही उत्तर है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित किया गया था। और द्वितीय सम्मेलन का जो आयोजन अवधि है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931, ये सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित किया गया था। और यही एकमात्र यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से साइमन कमीशन के सदस्यों में कौन उदारवादी था? तो उत्तर है दोस्तों सर जॉन साइमन। देखिए साइमन कमीशन जो है नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जिसमें सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। इसे हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के सदस्य सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे और कमीशन का उद्देश्य भारत की संवैधानिक स्थिति की जांच पड़ताल करना था। तो देखिए साइमन कमीशन में सर जॉन साइमन उदारवादी थे यानी लिबरल पार्टी के सदस्य थे। अगला प्रश्न है दोस्तों अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? ऑप्शन है जोसेफ बपिस्टा, एनी बेसेंट, एनसी केलकर या बीजी तिलक। तो सही उत्तर है जोसेफ बपिस्टा। दोस्तों 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने पूना में होम रूल लीग का गठन किया था और जोसेफ बैप्टिस्टा इसके प्रथम अध्यक्ष और एनसी केलकर इसके प्रथम सचिव बने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों बारदोली तालुका में भू राजस्व के निर्धारण में वृद्धि जो बारदोली सत्याग्रह का मुद्दा था कितना था? तो सही उत्तर है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही है 22% की वृद्धि, यानी सरकार ने बारदोली तालुका में भू राजस्व वृद्धि करके 30% करने का निर्णय दिया था, जिसे बाद में संशोधित करके 21.97% कर दिया गया था और ये रियायत मामूली थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रपट मुस्लिम समुदाय पर कांग्रेस सरकार के अपराधों के संबंध में मुस्लिम लीग के संकेत पर तैयार नहीं कराई गई थी? ऑप्शन है पीरपुर रपट, शरीफ रपट, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रपट और सर मोहम्मद सादुल्ला रिपोर्ट। तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए ऑप्शन डी सर मोहम्मद सादुल्ला रिपोर्ट जो थी, ये दोस्तों सर मोहम्मद सादुल्ला रिपोर्ट लीग से संबंधित नहीं है और पीरपुर रपट, शरीफपुर रपट और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रपट ये मुस्लिम लीग से
संबंधित है और शेष 3 मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम लीग समुदाय पर कांग्रेस सरकार के अपराधों के संबंध में तैयार कराई गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश किसने की थी? तो उत्तर है भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935 में संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न है, सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के महानायकों में कौन व्यक्ति शामिल या संबंधित नहीं था? ऑप्शन है सैम मानेकशॉ, जगजीत सिंह अरोड़ा, पीसी लाल और सुब्रतो मुखर्जी। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, सुब्रतो मुखर्जी। सुब्रतो मुखर्जी 1971 के भारत पाक युद्ध से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 5वां अधिवेशन 1989 कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर है बम्बई में। दोस्तों कांग्रेस का 5वां अधिवेशन 1989 में बम्बई में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम बेडरवर्न ने की थी और इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ और कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति का गठन लंदन में भी हुआ था। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट, टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण टीजीटी पीजीटी इतिहास का प्रैक्टिस सेट। इसके अंतर्गत हमने परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होगा। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए ताकि एग्जाम टाइम में आप प्रश्नों को सही अटेम्प्ट कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।